Good morning, student. Welcome to physics class. This video is related to 12th English medium student. As you know, we are discussing about the radioactive decay, in which we have discussed about the alpha decay and beta decay. Now, today's lecture we discuss about the gamma decay. गामा decay. देखिए गामा डिके क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि गामा पार्टिकल में ना तो कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता है, ना इसका कोई मास है ना इसका कोई चार्ज है। इसका मतलब ये फोटोन है। क्या है आपके, ये फोटोन है, पर ऐसे वैसे फोटोन नहीं है। ये फोटोन है बट higher energy of the order of mega electron. Gamma particles are photon of a higher energy of mega electron volt. गामा पार्टिकल ऐसे फोटोन हैं जिनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। ठीक है, ये गामा पार्टिकल्स हैं और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की इनकी एनर्जी है। अब आपको बता दूं, जिस तरह से हमने आपको एटम के बारे में समझाया था ना, जैसे ये एटम होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है। जब आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा और जब वापस आएगा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का फोटोन एमिट करेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, जिस तरह से एटॉमिक के स्ट्रक्चर में जब एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो क्या करता है, फोटोन एमिट करता है। उसी तरीके का सिस्टम इसका है। बट ये जो है, ये न्यूक्लियस में भी जिस तरह से एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, उस तरह से न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल होते हैं। जिस तरह से एटम में एनर्जी लेवल होते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल होते हैं। और न्यूक्लियस में जो एनर्जी लेवल होते हैं उन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का फोटोन एमिट होता है। जैसे एटम में एनर्जी लेवल होते हैं K11 में, ऐसे ही न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल होते हैं। अब सिर्फ फर्क इतना है कि न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के होते हैं। तो जब किसी न्यूक्लियस को एनर्जी देते हो तो एनर्जी लेके न्यूक्लियन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर हो जाता है और फिर वो जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो दोनों एनर्जी लेवल के बराबर का, एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का क्या करता है, फोटोन एमिट करता है। दोनों एनर्जी लेवल के बराबर का जो फोटोन होगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। किस ऑर्डर का होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर। ठीक है ना? तो ये सिस्टम आपका है, समझ गए आप? अब एक रिएक्शन है, आपको बता दूं। आपको जब मैंने गामा डिके समझाया था तो आपको ये बात बताई थी कि गामा डिके अकेला नहीं होता। बहुत अच्छी तरीके से बताई थी। मैंने कहा था जब अल्फा डिके होता है और बीटा डिके होता है तब उसके साथ साथ गामा पार्टिकल भी निकलते हैं। जैसे एक रिएक्शन दे रखी है, देखो एक रिएक्शन है 12Mg27 और ये आपका बीटा माइनस पार्टिकल एमिट करता है, यानी कि क्या एमिट करेगा, -1E0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 13 और 13 नंबर पे होता है कौन, एल्यूमिनियम 27। और मैंने आपको कहा था अगर बीटा डिके पढ़ोगे तो न्यूट्रिनो के बारे में समझाओगे। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, इसमें होता ये है कि ये जो मैग्नीशियम है, एक डायग्राम दे रखा है बुक में, इसमें दो ये ग्राउंड स्टेट है, ये आपका 1.015 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
ये आपका 0.834 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो गामा पार्टिकल यहां तो यहां से निकलेगा या यहां से निकलेगा, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर का गामा होगा, या इससे सीधे इसमें आ सकता है या इससे इसमें भी आ सकता है। तो एक्चुअलिटी में समझिए आप, ये एक रिएक्शन बताई गई है आपको कि मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। अब है ये कि मैग्नीशियम से जब वो कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, एल्यूमिनियम में, तो उसने एनर्जी देनी है। वो अपन जानते हैं एनर्जी हम निकाल सकते हैं मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट। कल मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बीटा पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड आउट करना बताया। तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर का वो फोटोन एमिट करता है, और वो जो फोटोन एमिट करता है ना, वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर का फोटोन आता है। और ये जो फोटोन निकलते हैं ये इस तरह से निकलते हैं, इतनी एनर्जी। यानी ये मैंने एटम के वो बनाए हैं, क्या एनर्जी लेवल, वो सॉरी न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल बनाए, ये उनकी एनर्जी है। और ये सबके लिए अलग अलग होती है, वो आप जानते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक समझाया है। गामा डेके में और कुछ नहीं है, बस ये जनरल बात ही है। आगे जाओगे आपकी समझ। चलिए आगे चलते। ये तो मान के ही चलिए गामा डेके गामा पार्टिकल निकलते हैं जब इलेक्ट्रॉन और जब गामा डेके जब निकलते हैं जब अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलते हैं। जब अल्फा एमिशन होता है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है या बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, तब ही आपके गामा पार्टिकल्स निकलते हैं रिएक्शन में, अदरवाइज नहीं निकलते गामा पार्टिकल। ठीक है ना, एनर्जी है, और एनर्जी जब निकलेगी जब अल्फा डीके होगा या बीटा डीके होगा। चलिए, कल मैंने आपको एक रिएक्शन के बारे में बात की थी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, याद की थी ना। एंड का टाइम रह गया था तो मैंने बताया था, जैसे कोई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर देख लो आप, एनर्जी इन कैप्चर। तो जैसे कोई न्यूक्लियस है ZX, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है -1E0, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको इलेक्ट्रॉन देने पर आगे बढ़ती हैं, यानी कि ये पहले एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, क्या बनेगा फिर Z-1YE, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, जो इस साइड जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रिनो। अब हमें इसकी एनर्जी निकालनी है, बिल्कुल वही पैटर्न बीटा डीके वाला जैसा अपन पढ़ चुके हैं। तो एनर्जी कोई मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट निकलती है। आइए, इस साइड के मास में से इस साइड के मास को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और c² का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मास ऑफ ZXA, आपसे कहा था बीटा डीके की प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लेवल तक बात करते हैं, तो माइनस के ZME, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, माइनस के ME इलेक्ट्रॉन का मास, माइनस मास ऑफ Z-1YA, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे Z-1ME, और इसका तो कोई मास होता नहीं है न्यूट्रिनो का, और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, c²। और इसको एक्सप्लेन करो, मास ऑफ ZXA माइनस ZME माइनस ME, फिर आएगा माइनस के मास Z-1YA माइनस माइनस प्लस Z-1ME c², मल्टीप्लाई कर देते हैं वहां, मास ऑफ ZXA
माइनस जेड एम ई माइनस एम ई माइनस मास ऑफ जेड माइनस 1 वाई ए प्लस के जेड एम ई माइनस के एम ई सी स्क्वायर। काटिए कुछ कट रहा हो तो ये देखिए, तो आंसर आया Q बराबर मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस के मास ऑफ जेड माइनस 1 वाई ए और माइनस के 2me और इंटू सी स्क्वायर। और आप जानते हैं एक सी स्क्वायर के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहां सीधे सीधे लिख सकते हैं इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान रिलीज एनर्जी है। एक बार देखिए इसको आप, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मैंने जब आपको पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच में कर्व पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी कि तीन तरह की रिएक्शन होती है, एक तो रेडियो एक्टिविटी, एक न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो मैं आपको आज बता रहा हूं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की है, कौन कौन सी? एक तो आपकी है न्यूक्लियर फिजन और एक आपकी है न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों के बारे में वैसे मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया था, है ना। अब इन दोनों को डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। तो आइए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, हाँ जी, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? ऐसे न्यूक्लियस जिनके मास बहुत ज्यादा होते हैं, कितने? लगभग 240 के आसपास। ऐसे न्यूक्लियस जिनके मास से बहुत ज्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी लेने के लिए, जो चाहते हैं कि स्टेबिलिटी मिले, स्टेबिलिटी लेने के लिए दीज न्यूक्लियस डिवाइड इन 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियर। एक ही झटके में ये न्यूक्लियस 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे न्यूक्लियस जिनके मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्टेबिलिटी लेने के लिए ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियर में। और इस प्रोसेस को ही अपन कहते थे न्यूक्लियर फिजन। इसे ही हम फिजन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? द प्रॉपर्टी टू डिवाइड हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियाई इज नोन न्यूक्लियर फिजन। फॉर एग्जांपल, जो बेसिकली न्यूक्लियर फिजन तो वैसे कई सारी है, जो मेन रिएक्शन है वो ये है, जैसे ये 92 यूरेनियम 235,
वैसे यूरेनियम में कई सारे आइसोटोप होते हैं। When a 92 uranium 235 bombard with a neutron, और ये न्यूट्रॉन ऐसे नहीं होती हाई एनर्जी के, स्लो एनर्जी के होते हैं, है ना, 0 m। तो सबसे पहले तो ये इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्ड कराते हैं तो सबसे पहले तो वो उस न्यूक्लियस को एब्जॉर्ब कर लेता है और बनता है 92 यूरेनियम 236 न्यूक्लियाई। When uranium nuclei bombard with a thermal energy neutron, first of all the uranium nuclei absorb the neutron and convert into 92 uranium 236 which is unstable, जो आपका अनस्टेबल है। अब अगर कोई चीज अनस्टेबल होगी तो वो तो टूटनी है, विच इज अनस्टेबल, और ये ब्रेक होता है एक झटके में, विच इज अनस्टेबल एंड ब्रेक। और ब्रेक कैसे होता है, एक तो ये बनता है इसमें 36, एक तो इसमें बनता है 56 Ba 141 और एक बनता है इसमें 36 Kr 92 plus 30N1 and energy is also released। कहीं पर ये रिएक्शन भी है 56 Ba 144 36 Kr 89 plus 30N1 and Q। बाकी सब कुछ यहां तक तो सेम है मामला। ये रिएक्शन आप इसको देखेंगे बैलेंस करके, पहले यहां 236 था तो देखते हैं 144 और 89 और 3 हो गया 92 और 144 236 हो जाएगा। 92 और 144 कितना हो जाएगा 236, नीचे 56 और 36 92, रिएक्शन बैलेंस है। ऊपर भी यही है 141 92 और 3 ये 95 हो जाएगा, 95 और 96 और 140 236 और 56 और 36 92। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन सी रिएक्शन याद कर रहे हैं, देखिए कोई सी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक सी है। लेकिन आपको बता दूं न्यूक्लियर रिएक्शन अकेले इसी यूरेनियम की 27 मोर रिएक्शंस हैं, 27 मोर रिएक्शन, मतलब सब तरफ ये हिस्सा तो सब में सेम है, प्रोडक्ट कुछ भी बन सकते हैं, पर मैंने आपको वो प्रोडक्ट बताए हैं जो मेनली बनते हैं। और भी रिएक्शंस हैं लेकिन हम सिर्फ यही याद रखेंगे। किताब में भी 4-5 रिएक्शन है, स्ट्रोंशियम और ज़ीनॉन भी है, ये आपके बेरियम और क्रिप्टॉन जनरेट होते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली होने वाली रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में 27 से भी ज्यादा नए प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये 27 टाइप की हो सकती है, लेकिन जो मेन है वो बताई गई यार, समझ रहे हैं बात को। तो ये सिस्टम है। अब इसको बोल सकते हैं when a 92 uranium 235 nucleus bombard with a thermal energy neutron 0 and 1, first of all this neutron is absorbed by uranium nuclei and convert into 92 uranium 236 which is unstable. To find the stability these nuclei divide into barium and krypton, 2 light nuclei, and you will observe that these 2 nuclei, ये जो 2 nuclei बने एक तो krypton और barium, इन दोनों के मास नंबर 30 से 170 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि वही न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं जिनके मास नंबर 30 to 170 के बीच होते हैं। तो और साथ के साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। आपको मैं बता दूं हर एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है। जब भी कोई न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होगी तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर के आसपास होगी। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी हर न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में।
ठीक है, इसका एक पिक्चर यानी एक डायग्राम भी बनाते हैं, वो भी देखिए। जैसे ये है 92 यूरेनियम 235, देखिए यूरेनियम के और भी आइसोटोप है, 238 भी है, 235 भी है, तो अपने लिए जो काम का है ना वो 235 है, और इस पर हम न्यूट्रॉन की बॉम्बार्ड कराते हैं, और इसमें से क्या क्या निकलते हैं, एक निकलता है 56Ba 144, एक निकलता है 36Kr 89, और 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं? 3। ये पिक्चराइजेशन है, यानी जो रिएक्शन आपने लिखी थी ना उसको पिक्चर की फॉर्म में इस तरह से दिखा सकते है ना। इसमें यूरेनियम 236 नहीं दिखाते। ये मोस्ट कॉमनली होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, according to liquid drop model, nuclear fission process, nuclear fission process, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिस तरह से बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, उस तरह से आपका ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाऊंगा, है ना। देखिए समझते रहिए, वैसे आ जाएगा। ये आपका यूरेनियम न्यूक्लियाई है 92 यूरेनियम 235, और ये इस पर यहां से इसमें आता है कौन? न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले तो ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। ठीक है, जैसे ही ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 236 में, है ना, जो कैसा होगा? अनस्टेबल। तो उसकी वजह से ऐसे समझिए कि ये न्यूट्रॉन जैसे इसके अंदर गिरेगा तो इस न्यूक्लियस में इतनी जगह ही नहीं है कि न्यूट्रॉन को कहां एडजस्ट करे, तो फिर इसमें क्या होंगे? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, शार्प वाइब्रेशन और होते हैं। स्टार्ट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। फिर पता है क्या होगा? ये अब ये एब्जॉर्ब तो कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया, जगह है नहीं है, तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। वाइब्रेशन की वजह से ये डंबल शेप बना लेते हैं अपनी। डंबल शेप आप जानते हैं ना, क्यों बनती है डंबल शेप? बता सकते हैं? एक तो अनस्टेबिलिटी आ रही है, ऊपर से न्यूक्लियस टूटने वाला है, और न्यूक्लियस टूटने वाला है तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे से दूर हटेंगे ना, तो उस तरह से डंबल शेप बनाते हैं। डंबल शेप
ऑफ न्यूक्लियस। फिर क्या होता है सर, रिपल्शन की वजह से ये दोनों डबल शेप क्या हो जाती हैं, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं। सेपरेटेड कह सकते हो और इसको लिख सकते हो ब्रेक इनटू न्यूक्लियस, ब्रेक ऑफ न्यूक्लियस। और फिर ये न्यूक्लियस जितनी तेजी से ब्रेक होंगे भाग जाएंगे अपनी अपनी डायरेक्शन। मोशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये सिस्टम है। आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आया होगा। देखिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये कहता है कि जैसे अपन बॉम्बार्ड कराते हैं किस पर, यूरेनियम न्यूक्लियस पर, तो सबसे पहले इस न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते ही इसमें झंझनाहट यानी कि वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और ये वाइब्रेशन स्टार्ट होने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में यानी न्यूक्लियस में इसकी जगह नहीं बनी, न्यूक्लियस में इसकी जगह नहीं बनी, वाइब्रेशन स्टार्ट हुए और वाइब्रेशन स्टार्ट होने की वजह से इसने कैसी शेप बना ली, डंबल शेप, है ना। और डंबल शेप बना ली और डंबल शेप के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक तरह से कह सकते हो कि ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे और फिर मोशन करेंगे। देखा जाए तो इस डायग्राम में पांच डायग्राम बने छोटे छोटे से। इन पांचों डायग्राम को अगर हम सही बना लेते दैट इज इट, फिर तो वो वैसे ही हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए फिर अब आगे चलते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराना था जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, चलिए देखते हैं उसको। अच्छा न्यूमेरिकल है और आसान भी है और पेपर में भी बहुत आता है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, x से x1 बन रहा है, x1 से x2 बन रहा है और यहां से x3 बन रहा है और यहां से x4 बन रहा है, यहां गामा निकल रहा है, यहां से अल्फा, यहां से बीटा माइनस और यहां से अल्फा। और वो ये कह रहा है कि x जो है उसका जो मास नंबर है वो 180 है और प्रोटॉन नंबर z जो है वो 72 है। अब वो कह रहा है कि x4 जो है उसका मास नंबर, एक तो ये निकालो और z ये निकालो। अल्फा बीटा गामा की प्रोसेस हुई है, पहले अल्फा पार्टिकल निकला है, फिर बीटा माइनस निकला है, फिर अल्फा निकला है, फिर अल्फा निकला है, फिर गामा निकला है। आपको बताना है x4 जो निकला है फाइनली उसका मास क्या है और z। आइए यहां देते हैं, ये 72 है और 180। अगर किसी से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसके प्रोटॉन नंबर में 2 की कमी और मास में 4 की कमी। अगर किसी से बीटा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर रहता है अनचेंज, जबकि प्रोटॉन नंबर 1 कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकला है यानी माइनस का निकला है तो ये बढ़ जाएगा यानी कि 71। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्रोटॉन नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। फिर दोबारा से एक अल्फा निकला है तो नीचे कितने की कमी कर दो, 2 की, 69 और ऊपर 172। और अगर किसी से खाली गामा पार्टिकल निकले तो उसके प्रोटॉन नंबर, मास नंबर में कोई कमी नहीं होती और प्रोटॉन नंबर में भी कोई कमी नहीं होती। यानी A बराबर तुम्हारा आया 172 और Z बराबर आया 69। ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में काफी आया है।
और मैंने जब अल्फा बीटा गामा डीके समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें एक्स वाई जेड करके दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आज आपने न्यूक्लियर फिजन सीखा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एनर्जी सीखी है और एक न्यूमेरिकल भी किया है। न्यूमेरिकल को आप लोग बुक में से या फिर बोर्ड पर से देखकर ही नोट करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।